बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी केएमटी ऑफ गैसेस या केएमटी फॉर गैसेस, उसके आपको थोड़े से थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में इसके इक्वेशन जो है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये सबसे पहले 1738 में बर्नौली ने प्रपोज़ की थी और उसके बाद इसको कैलोजियस ने 1857 में एक्सटेंड किया था। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो थे वो इंक्लूड किए थे। उसके बाद मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन जो हैं और वॉन डर वाल उन्होंने भी इसमें कुछ पॉइंट्स जो थे वो गैसेस के बारे में, लिक्विड्स के बारे में ऐड किए थे। तो मैक्सवेल ने क्या दिया था इसमें? मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेलोसिटीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, इसके बारे में बताया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस की वेलोसिटीज़ जो हैं वो आमतौर पर किस तरह ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, उनमें डिफरेंस कैसे आता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। फिर उसके बाद जो है बोल्ट्जमैन ने स्टडी किया था गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज़ के बारे में कि उनकी काइनेटिक जो एनर्जी है उसको हम किस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसके। और ये थ्योरी जो है ये हमें एक्सप्लेन करती है बिहेवियर, मतलब हर फिज़िकल कैरेक्टर जो गैसेस का है उसको एक्सप्लेन करती है। तो आप कह सकते हैं कि इस थ्योरी के अंदर आपको हर गैस लॉ जो है उसकी आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, यानी बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन, चार्ल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन, एवोगैड्रोस लॉ की एक्सप्लेनेशन। ये सारी एक्सप्लेनेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो केएमटी आपको बताएगी कि इन लॉस के अंदर कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी का किस तरह से रिलेशन है और वो क्यों आखिर ये रिलेशन इस तरह से बन रहे हैं। तो आमतौर पर गैस लॉस जितने भी हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हैं, थ्योरेटिकल बेसिस पर नहीं हैं। तो इस बेसिस पर केएमटी जो हमें उसकी एक्सप्लेनेशन बताती है। और आम तौर पर ये जो गैस लॉस होते हैं ये कभी भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि ये आम तौर पर गैस के नेचर से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। तो अगर हम इसके मेन फीचर्स देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, तो आप इनको थोड़ा रिवाइज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। KMT was proposed by Bernoulli in 1738. Later on it was extended by Clausius in 1857 and later on Maxwell, बोल्ट्जमैन एंड वैन डर वाल इन्होंने एक्सटेंड किया था इसको। मैक्सवेल gave laws of distribution of the velocities. Boltzmann studied the laws of the distribution of energies among the gas molecules. This theory explains the physical behavior of the gases. This theory also explains all gas laws with its equation. The gas laws are based upon the experimental observations. They are independent of the nature of gases. अब हम अगर इसमें ये देखना चाहते हैं कि KMT हमें हर गैस के मॉलिक्यूल के किसी कैरेक्टर के बारे में बताती है, उसके फ़िज़िकल बिहेवियर के बारे में बताती है, तो उसमें मेन जो मतलब कैरेक्टर का रीज़न होगा वो उनका आम तौर पर मॉलिक्यूलर मोशंस पे डिपेंड करने वाला पॉइंट होगा। तो वो मॉडल जो आपको इन मॉलिक्यूल्स के हर बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगा उस मतलब मॉडल को आप जनरली काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कह सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो हैं KMT के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। तो इनमें फर्स्ट पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ऑल गैसेस कंसिस्ट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी हर गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। कम से कम गैस की अमाउंट एक छोटे पार्टिकल की होगी, उसको आप गैस का मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बाकी सारी गैसेस तो हमें H2, CO2 वगैरह ये हमें मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मिलेंगी, लेकिन ज़ीरो ग्रुप जो है उसकी गैसेस एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाती हैं। तो इसलिए हीलियम, नियॉन और आर्गॉन जो हैं वो आम तौर पर ये मोनो एटॉमिक गैसेस कहलाती हैं। पॉइंट नंबर 2 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर गैस मॉलिक्यूल्स possess very large empty spaces
यानी आमतौर पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा स्पेस होता है, बहुत बड़ा खाली स्पेस होता है। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और इसी वजह से इनका असल अगर वॉल्यूम कंपेयर किया जाए, मॉलिक्यूल्स का स्पेस कैलकुलेट किया जाए, तो टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में ये बहुत थोड़े होते हैं। यानी अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को देखेंगे तो उसमें चंद मॉलिक्यूल आपको बहुत बड़े खाली स्पेस में नज़र आएंगे। अगर इनको एक साथ रख दें तो बहुत थोड़ी सी जगह में ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसलिए थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। यानी अगर हम इसको असल वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो फिर इनका वॉल्यूम बहुत थोड़ा होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो उसमें बता रहा है कि there are no attractive forces between gas molecules, therefore every gas molecule behaves independently। यानी अगर हम देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। ऑलमोस्ट KMT तो इस चीज़ से रिफ्यूज़ करता है, ख़ास तौर पर आइडियल गैसेस के लिए, और रियल गैसेस के लिए भी वो कहता है कि आम तौर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर हैं। लिहाजा फिर इनका आम तौर पर इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है बाकी मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। लिहाजा वो हर मूवमेंट, हर जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहे तो वो मूव कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी और मॉलिक्यूल का कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस का इफ़ेक्ट नहीं होता है जो उसको कंट्रोल करें। इसलिए हर मॉलिक्यूल गैस का इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर हम औसत तवानाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की देखें तो हम कह सकते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर मोशंस को, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें महज क्या करना पड़ेगा, उनका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 जो है इसका, एट द सेम टेम्परेचर मॉलिक्यूल ऑफ एवरी गैस हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये कहता है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर सारा एक गैस का टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ऑलमोस्ट हर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर दूसरे मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। यानी उनमें किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन होते हैं, मतलब ये हरकत करते रहते हैं और कभी भी इनका जनरली आप ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये हर वक्त मूवमेंट करते रहते हैं और किसी भी डायरेक्शन में, अप डाउन लेफ़्ट राइट, किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और ये अपना डायरेक्शन उस वक्त इनका चेंज हो जाता है व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर, वन इन ईच अदर और वन इन अदर और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब ये है कि ये सीधे चलते रहते हैं और जैसे ही इनका आपस में कोलिजन होता है तो उस वक्त फिर ये क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इनका एवरेज डिस्टेंस, सारे मॉलिक्यूल जो हैं कोलिजन से पहले जब तक ये आपस में कोलाइड नहीं करते हैं तो वो जितना भी डिस्टेंस तय करते हैं, तो अगर उसका एवरेज लिया जाए, सब मॉलिक्यूल्स का मीन लिया जाए, तो उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। और याद रखिएगा फ्री पाथ क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करने से पहले या फिर वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करने से पहले जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये उसका आम तौर पर फ्री पाथ कहलाता है। बाकी सब का अगर हम मीन निकालें तो फिर ये मीन फ्री पाथ कहलाता है। द कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर परफेक्टली इलास्टिक। ये भी याद रखिएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में जब टकराएं या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएं तो इनके कोलिजन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन से यहाँ मुराद ये होती है कि इनकी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन्स जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जो वेलोसिटी है, वो हमेशा सेम या कांस्टेंट रहती है। उसके बाद ये कह रहा है कि गैसेस में प्रेशर कैसे बनता है। द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। यानी जब गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो उसमें इनके कोलिजन्स की वजह से इनमें एक फोर्स पैदा होती है जिससे वो वॉल ऑफ कंटेनर को आगे की तरफ धकेल दें। इसी फोर्स को जनरली क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है।
अब इसके बाद हम लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें द मोशन गिवन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द मोशन बाय कोलिशन। यानी आमतौर पर इन गैस के मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो आमतौर पर जनरली गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत लाइट होते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इन पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो असर है वो आम तौर पर बहुत कम होता है, और इन पर जब आपस में कोलिजन्स होते हैं तो वहाँ इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इफ़ेक्ट आमतौर पर बहुत कम यहाँ पर काउंट होता है। हम अगर काइनेटिक इक्वेशन देखें आइडियल गैस के लिए, अब थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता दूं कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस यानी तसव्वुराती गैस जो कि सारे गैस लॉस को फॉलो करती हो, यानी आप कह सकते हैं कि दैट गैस विच फॉलो ऑल गैस लॉस एंड जनरल गैस इक्वेशन, और जिसकी प्रॉपर्टीज़ हर गैस लॉ के मुताबिक हों, 100% फॉलो करे हर गैस लॉ को, तो आप उसको आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैस के लिए आप कह सकते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स के 100% आपस में ना तो कोई कोलिजन्स हो सकते हैं, ना तो उनकी आपस में अट्रैक्शन होती है, और ना ही उनके आपस में जनरली हम कह सकते हैं मतलब रिपल्शन। तो हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये रिलेशनशिप जो है गैसेस काइनेटिक इक्वेशन दी गई, इसने आर.जे. क्लॉजियस, आपने नाम सुना होगा, आर.जे. Clausius drive the relationship between the pressure of an ideal gas known as the kinetic equation. Actually, the molecules collide with the walls of the vessel and exert force. यानी उसने बताया कि एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या आम गैस के मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं तो फिर उनके अंदर एक फोर्स पैदा होती है। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर, इसको प्रेशर कहा जाता है, विच इज़ गिवन बाय। तो हम इसका कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, PV इज़ इक्वल टू 1/3 MnC। इसके ऊपर छोटी सी आप वाइट लाइन देखेंगे, ये आपको मिलेगी, ये असल में 2 मतलब स्क्वायर आप देकर उसके ऊपर बार दे देते हैं। ये आम तौर पर बार जब आप इसके ऊपर देते हैं तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए दिया जाता है, 2 बार इसको पढ़ा जाएगा। तो यहाँ P प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है, V वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रहा है, M मास को ज़ाहिर कर रहा है, N नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैसेस को शो कर रहा है, और उसके बाद यहाँ मोल्स नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैसेस, और उसके बाद जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस भी आप कह सकते हैं। उसके बाद C2 जो है वो आमतौर पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह ये आमतौर पर आप जनरली P प्रेशर ऑफ गैस, P वॉल्यूम, M मास, N नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन द कंटेनर, और C स्क्वायर ऊपर आपने बार दिया हुआ है, C स्क्वायर बार, इसको हम कहेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये आमतौर पर गैस के प्रेशर मालूम करने के लिए या वॉल्यूम मालूम करने के लिए, जिसको आप आमतौर PV इज़ इक्वल टू NRT भी आप लिखते हैं, तो ये सेम उसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये था KMT के कुछ अहम पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जो कि गैसेस के बारे में हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स की KMT, लिक्विड्स के बारे में क्या कहती है, और सॉलिड्स के बारे में इसके अहम पॉइंट्स कौन से हैं, और फिर हम जनरल गैस इक्वेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कैसे ड्राइव की जाती है वो भी ड्राइव करेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह।